हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे 2023 की स्ट्रेटजी पे एंड कैसे जो बिल्कुल शुरू से तैयारी करती है, जिनको अभी यूपीएससी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, वो कैसे स्टार्ट करे और किस चीज़ से स्टार्ट करे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं और क्या है कि आप सब जानते हैं कि एक बेटा भी है और मुझे पढ़ना भी पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बार बार कमेंट्स आते हैं। तो आज मुझे लगा कि सबसे पहले मैं इसी चीज़ पे वीडियो बनाऊं कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। क्योंकि बच्चों को क्या है कि शुरू में ही आंसर राइटिंग करनी है, शुरू में ही सारी करंट अफेयर करनी है, शुरू में ही सब कुछ करना है। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा चिल करो। और अभी चलो मैं आप लोगों को, क्योंकि देखो बोर्ड हमारे घर में ना मतलब रेंटेड है तो ज़्यादा नहीं लगा सकते। अभी मैंने चार्ट वगैरह, लेकिन ये तो चलो चिपके हुआ है, लेकिन हम ठोक के बोर्ड नहीं गाड़ सकते। एक पॉलिसी है जो पहले ही साइन वगैरह किया होता है कि ज़्यादा टक टक नहीं करना है। लेकिन मैं आपको पेजेस पे सिखाऊंगी और अच्छे से आप लोग सीख सकते हैं। हम लोग सीखेंगे कि क्या आंसर राइटिंग आपको स्टार्टिंग से ही करनी है, कितनी करंट अफेयर पढ़नी है और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप एक लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई महारत ही नहीं होता। मैं अपना बताऊं, मुझे बहुत टाइम लगा था। शुरू में ऐसा हुआ था कि मैंने नोट्स बनाए और वो नोट्स उसके बाद फेंकने पड़े या फिर उनमें रोटियां लपेट के हम लोगों ने खा ली। तो ऐसा भी होता है। तो और मैं तो आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो आप लोग शुरू से अच्छे से ही कर सकते हैं। मैंने तो बहुत टाइम वेस्ट किया था। ऐसा भी हुआ था कि मैंने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बना लिए, फिर पता चला कि ये सफिशियंट नहीं है, ये अच्छे नहीं है, फिर उन पेजेस को फाड़ फाड़ के अपने हस्बैंड की रोटियां लपेट के पैक कर दी। तो लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से बता रही हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड मत लो अपने ऊपर, और जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी आप बस वहीं करें। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। मैं कैमरे को करती हूँ उस साइड और पेजेस की तरफ, और आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। एंड जिन लोगों की क्वेरीज है नोट्स की, तो मैं आपको बताऊँ, आप एक बार प्रीलिम्स निकालिए। जिन जिन बच्चों का प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद, तब तक अगर मेरा भी प्रीलिम्स हो जाता है, क्योंकि आई होप कि हो ही जाएगा, तो उसके बाद हम लोग टेलीग्राम चैनल एक ग्रुप बना लेंगे जो जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट होंगे उनके लिए, और उसमें फिर मैं अपने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। और तब तक आप अच्छे से एनसीईआरटी को एंड जो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उससे आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। मुझे देखिए मैं कितना सारा काम करती हूँ। अरे लेकिन कल मुझे फीवर हुआ था, इसलिए 3 बजे वाला लाइव सेशन हम लोगों ने नहीं लिया था, लेकिन कल हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 बजे से। और अभी चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटजी बना लेते हैं 2023 की। वो 2023 के लिए भी होगी और जो बिल्कुल शुरू से तैयारी करेंगे उनके लिए भी होगी। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाते जाऊंगी और बताते जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को इस पे सिखाऊंगी। शो रहा है ना, दिख रहा है ना, तो अच्छे से। शायद 1 मिनट में कैमरे को थोड़ा क्लीन कर लूँ एंड आप स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का। यूपीएससी एक संस्था है जो कि अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एनडीए का भी कराती है, सीडीएस का भी कराती है। यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी एक संस्था है। यूपीएससी कराती है सीएससी का एक एग्ज़ाम कंडक्ट, जिसके थ्रू ही हम बनते हैं आईएएस, सेकंड बनते हैं आईपीएस, एक बनते हैं आईएफएस। ये अलग अलग सर्विसेज है जो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट करा दी जाती है। अब आएंगे इसके पैटर्न पे। शो हो रहा है ना, शो हो रहा है, अच्छे से ध्यान से सीखते रहना। और एक कॉपी या एक डायरी लेके बैठो और उसमें अच्छे से हर चीज़ नोट करते जाओ, जिससे कि आप बाद में कन्फ्यूज़न ना हो और किसी को कुछ पूछना ना पड़े। और जो लोग स्किप करके देखते हैं ना, उन्हीं को कमेंट करके पूछना पड़ता है, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से समझाऊंगी। अब बात आती है 3 चरण की। हमारा जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए हम मेनली फोकस प्रिपरेशन करते हैं, वैसे तो कोई भी मिल जाए गवर्नमेंट जॉब, कोई भी बेकार नहीं होती, बस मेनली फोकस होता है आईएएस पे। तो जो हमारा आईएएस का एग्ज़ाम होता है, ये होता है पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू, 3 चरण में। अब कुछ बच्चों की हैबिट क्या होती है, वो सीधा तीसरे चरण पे जाके बैठते हैं कि इंटरव्यू होना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है। पहले आप इस पे आ जाइए, क्योंकि ये आप क्लियर करोगे तभी आप इस पे आओगे। अब हमारे पीटी में एक पेपर होता है जीएस का, एक पेपर होता है सीसेट का। सीसेट में आपका कुछ नहीं आता, 10th लेवल का मैथ आता है, लिखते जाइए ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल।
थोड़ी सी रीजनिंग आती है और एक आपके कंप्रेंशन आते हैं। और जो कंप्रेंशन आते हैं ये हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में आते हैं। एक पैराग्राफ दिया होगा जिसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिसके आंसर आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक और थोड़ा सा अपना माइंड इम्प्रूव करना होगा, जो कि आपका प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा जैसे जैसे हम 4 महीने में पढ़ते जाएंगे। एंड अभी मैं आप लोगों को बताऊं, डेली के टारगेट भी हम लोग सेट करेंगे और सब बच्चे फिर मुझे मेरे कम्युनिटी पोस्ट में बताएंगे कि नाइट में कि किसने कितना कंप्लीट किया है। अब बात आते हैं जीएस की। जीएस में हमारा इसमें आता है एक तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन होता है मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें जो हमारी ये आती है ना, क्या बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर, वो केवल करंट अफेयर का पार्ट आता है, वैसे नहीं आता है। तो इसमें आप करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पर्यावरण, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। सो उस पर हम दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात आती है मेंस की। मेंस में हमारे होते हैं जीएस 1 के 4 पेपर, जो कि चारों होते हैं 250-250 नंबर के। मैं आप लोगों को बिल्कुल, जिसको ABCD भी नहीं पता उसको बता रही हूँ। जिन लोगों को इन चीज़ों का पता है वो स्किप करके आगे जा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको आप लोग स्किप कर जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हो गए हमारे टोटल 1000 नंबर के। उसके बाद आपके 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। ऑप्शनल आपका एक ही सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मान लो मेरा सोशियो है तो उसी के 2 पेपर होंगे अलग अलग। दोनों पेपर होंगे आपके 250-250 मार्क्स के, जो कि हो गए हमारे 500 मार्क्स के। उसके बाद हमारा आता है एक एसए का पेपर, जो कि हमारा होता है 250 नंबर का। ऐसे आपको 4 ऐसे ऊपर दिए होंगे। एक मूर्त विषय होता है, एक अमूर्त विषय। आपको एक एक ऐसे लिखना है, यानी कि 8 ऐसे आप लोगों को दिए होंगे आपके एग्जाम में, जिसमें से आपको ओनली 2 ऐसे लिखने हैं। तो जब इतनी, और जब बोलते हैं ना ऐसे की तैयारी आपकी इसी में होती है। ये जो आप तैयारी करोगे ना जीएस की, इसी में आपकी ऐसे की हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे आके क्या करना है, आपको 2 ऐसे लिखने होंगे। अब 2 ऐसे तो इतना तो कंबाइंड नहीं होगा जो प्रीलिम्स तक क्लियर करके आगे जाएगा कि वो 2 ऐसे ना लिख सके 8 में से। उसके बाद ये आपका आ गया 250 नंबर का। टोटल आपका हो गया 1750। ये आपका हो गया मेंस एग्जाम। 2 पेपर होंगे, एक होगा नॉर्मल इंग्लिश का, इंग्लिश सब्जेक्ट, एक होगा नॉर्मल हिंदी का, जिसमें कि आपको हिंदी इंग्लिश बिल्कुल कॉमन 8th क्लास वाली आएगी। कुछ नहीं होता है, ये सब हवा बना रहता है, ये कुछ नहीं है। मैं मान लूंगी कि जो बच्चा इन सब की तैयारी कर लेगा उसके लिए ये एग्जाम कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोग आएंगे, ये हो गया हमारा 1750 का। इस 1750 में से आपको 900 के करीब तो मार्क्स आने चाहिए, 800, 850 के या 900 के करीब, तभी आपका मेंस क्लियर हो पाता है। मेरे इसमें टोटल मार्क्स थे मेंस में 898, और जो ओबीसी की मेरिट गई थी वो गई थी हमारी 907 पे। और जो मेरा इसका ये मेरा सारा टोटल था, और जो इंटरव्यू का टोटल, इसका मेंस का मेरा सारा टोटल था 712, और इंटरव्यू के जोड़ के मेरे थे 898, जो कि मेरिट थी 907 पे। यानी कि देखो कितने से, लेकिन आप ये मत मानो कि बहुत कम, इसके बीच में तो 200 बच्चे बैठे होते हैं, एक एक पॉइंट में नंबर जुड़ते हैं। अब बात आ गई, ये हो गया हमारा स्टेप 1 की आपने सिलेबस, आपने चीज़ों को जान लिया। यहाँ आपको ये करना है। आपको अब आपसे मैं बात करूँगी आपको करना कैसे है। तो अब आप हो गए एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट, ठीक है। अब आप प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे स्टेप 1। सेम अपनी डायरी लो और उसमें सेम, मैं तो इन पेजेस को डस्टबिन में डालने वाली हूँ बाद में, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सब पता है, लेकिन आप लोग ऐसे ही नोट करते जाए, या फिर बाद में मैं इन पेजेस को उसमें डाल दूंगी, क्या कम्युनिटी पोस्ट में, वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मुझे बता देना कम्युनिटी पोस्ट में डालना है या आप लोग नोट कर सकते हो। स्टेप 1 आपका है सिलेबस को समझना, ओनली सिलेबस को। और सिलेबस आप लोग बोलेंगे कि सिलेबस को कहाँ पे जाए, तो आप लोग जाओ गूगल पे, और गूगल पे जाके डालना यूपीएससी सीएससी सिलेबस, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ भी ना मिले तो आप लोग मुझे बताना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। अब आप आएंगे सेकंड स्टेप पे। देखो मैं आप लोगों के लिए कितना टाइम दे रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, आप लोगों से एक बात और बोलनी थी, मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, बट जो लोग इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम यूज़ करते हैं प्लीज़ वो अपने ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखो मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, वरना इतनी देर में मैं बहुत सारे टॉपिक रीड कर चुकी होती। अभी बात आएगी स्टेप 2 की। स्टेप 2 में जो न्यू एस्पिरेंट है
उनके लिए बताऊं, उनके लिए न्यू एस्पिरेंट को ओनली प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको बस चेकआउट करना है। उनका आपको यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, बस एक बार उनको नज़र में से निकाल के ये देखना है कि हम कितने पानी में हैं, हम इस एग्ज़ाम को कितना मेहनत हमें करनी है। तो यहाँ पे आप जो चेक करोगे, यहाँ पे आप ले लीजिए दृष्टि की बुक। दृष्टि की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, या फिर एक वो लेकिन इंग्लिश में आती है मुरनाल सर की, वरना उसको भी ले सकते हो मुरनाल पटेल सर की, लेकिन वो आपको इंग्लिश में मिलेगी, इसलिए आप दृष्टि के ले लीजिए। अब आएंगे आप स्टेप 3, यहाँ पे आप एनसीईआरटी पे आ जाइए। या इससे पहले अब तक आपको एनसीईआरटी पे नहीं आना है, पहले ये 2 चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद आप एनसीईआरटी पे आएंगे तो आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक ले लो। एनसीईआरटी में आप 6ठी क्लास की हिस्ट्री, 7वीं क्लास की हिस्ट्री एंड 8वीं क्लास की हिस्ट्री, ये बुक ले लो। अगर आपके पास बुक प्रोवाइड नहीं है तो मैंने आपको एक ऐप बताया था जो कि मेरी वीडियोज़ में ही है। कौन सी वीडियोस में है, आप जाके उस ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उस ऐप को आप इंजॉय करो। उस ऐप में बहुत अच्छे से बुक्स दी हुई है। अब जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देख ले। बार बार नीचे ये मत पूछना कि ऐप का लिंक दे दो, ये दे दो। मैं पहले ही एक वीडियो में उस ऐप के बारे में बता चुकी हूँ। कुछ बच्चे नए आते हैं और अभी भी ये पूछ रहे हैं GS 3 में क्या पढ़ना है, जबकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो जा चुकी है। अब बात आएंगे यहाँ पे, आप कोई भी एनसीईआरटी की कोई भी 2 बुक उठाओ, या 3 बुक या 4 बुक, जो भी आपको पढ़नी है। यहाँ पे आप पॉलिटी की 11th क्लास की कॉन्स्टिट्यूशंस की बुक भी उठा सकते हो। वो ओनली 2 बुक लेके आपको थोड़ा थोड़ा रीड करना है। अब यहाँ पे जब तक आप ये दोनों चीज़ देख लोगे तब तक आप लोगों को मेरी एनसीईआरटी पे वीडियो मिल जाएगी। मैं बनाने वाली हूँ कि आपको एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक रीड करनी है। ओके, उसके बाद आएंगे आप स्टेप 4। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट बन चुके हैं। अब तक आप ओनली एक स्टूडेंट थे, अब आप यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट बन चुके हैं। अब सिलेबस को फिर से रीड करें। समझ रहे हो मेरी बात? दोबारा से अब सिलेबस को उठाओ। अब आपको फिर से अपना लेवल पता चलेगा कि कितना इम्प्रूव हुआ है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। आई रियली, बिल्कुल रियलिटी में आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और यहाँ पे अब आप सेलेक्ट कर ले कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जो कि बुक लिस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। किसी भी, बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, किसी भी कोचिंग सेंटर के सारा मटेरियल मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। टोटली बकवास होता है। कुछ टॉपिक किसी के अच्छे हैं, कुछ किसी के अच्छे हैं। मैं आपको सारी बुक लिस्ट बता रही हूँ। नोट्स में आप लोगों को बताऊँगी किस कोचिंग सेंटर का कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अब यहाँ पे आप सिलेबस को फिर से रीड कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाइए आर्ट एंड कल्चर पे। आर्ट एंड कल्चर की बुक उठा लीजिए, और आर्ट एंड कल्चर की बुक में जैसे ही आप जाएंगे तो बुक को रीड करने के साथ साथ, बुक में आपको बता चुकी हूँ बुक कौन सी लेनी है। कुछ बच्चे अब नीचे ये भी पूछेंगे बुक कौन सी लेनी है। बुक अगर आपको पता करनी है तो आप GS 1 वाले पोर्शन में जाइए, बुक चेक कीजिए। और यहाँ पे आप जाएंगे राज्यसभा चैनल पर, राज्यसभा टीवी, इस पे एक प्रोग्राम आता है, आपको मिल जाएगा बिल्डिंग ब्लॉक। देखो ध्यान से देखते रहो, बिल्डिंग ब्लॉक नेम से। इसके साथ 27 या 26 कुछ एपिसोड है, उनको पूरा देख जाइए। उनके नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने हैं, ओनली उनको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आज ये वाली बुक आपको मैंने बताई थी, दृष्टि की है। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद, ये सारे वीडियोस के और उस बुक के कंप्लीट करने के बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करने की, किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। दिख रहा है ना, शो हो रहा है ना, हो रहा है। अब आएंगे आप यहीं पे, इसके साथ साथ आपको लेनी है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की मैं आपको बताऊं, स्पेक्ट्रम बुक अपने आप में एक नोट्स है, और जिसको कि आप अच्छे से करें, रिपीटेड पढ़े, बार बार पढ़े, कोई नोट्स नहीं होता है। स्पेक्ट्रम अपने आप में एक नोट्स है, स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने पे मत जाना। यहाँ पे आप मिडिवल को टच मत करना, मिडिवल हिस्ट्री को बाद के लिए छोड़ दो। पहले अपने टाइम को अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज करो। यहाँ पे इसके साथ साथ ही आप पढ़ो पॉलिटी की M लक्ष्मीकांत वाली जो बुक मैंने बताई है। जिसके पास ऑलरेडी DD बसु वगैरह कुछ है वो उसी को पढ़े, चेंज मत करना। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है और आपने पढ़ रखी है तो उसी को रीड करो। अब यहाँ पे इस बुक को भी आप रिपीटेड रीड करो। यहाँ पे आपको इस सब में आपको देने हैं 2 मंथ या 3 मंथ, जितने टाइम में आप कर पाए, बस ये कर पाए कि अच्छे से कर पाए। ये ना हो कि पढ़ लिया है लेकिन सिर से उतर गया, पता नहीं है।
इसमें से अगर आप इन सब को पढ़ने के बाद आपको लगे कि आपने 20% भी गेन किया है, तो भी आप मानिए कि आपको 10 में से 9 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अब आप 2-2 करके ऐसे आगे स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से आगे बस आपको ओनली 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट करनी है। एक से ज़्यादा बुकों पे मत जाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और इन सब के साथ में चलती रहेगी आपकी करंट अफेयर। ये मान लो कि आपने जो बच्चे देखो जिनको देना है 2022 में एग्ज़ाम, उनको मैं बता रही हूँ वो केवल अब ऐसे पढ़ो जैसे 1 फरवरी से मैं पढ़ूंगी, साथ साथ जैसे मैंने अपना जो 2022 वाला आपको साथ प्लान शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग पढ़े। लेकिन ये चीज़ 2023 वालों के लिए है, तो आप फरवरी और मार्च इनको पढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे अप्रैल एंड मई में। अप्रैल आप मई में आप दूसरे इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी की बुक उठा लीजिए और इनके साथ साथ करते रहिए करंट अफेयर, और इनको लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा रिवीजन। अगर डेली नहीं कर पाए तो संडे को लगा लीजिए इनका रिवीजन डे। संडे अपना रख लीजिए रिवीजन डे, चिल डे, पिक्चर डे, मूवी डे। हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग पिक्चर नहीं जाते, हॉल नहीं जाते, घर में हमारे टीवी नहीं है, लेकिन संडे को हम चिल करते हैं। जैसे कि मुझे नेचर बहुत पसंद है तो हम लोग कहीं घूमने चले जाते हैं, या फिर मैं बताऊं मुझे अनाथ आश्रम में जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और वृद्धाश्रम में जाना अच्छा लगता है, तो हम लोग उनसे जाके मिलते हैं। और मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिनको हम 10 के होने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे। और अब मेरा क्यों, आज एक बच्चे ने पूछा था कि मैम आप क्यों मतलब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वो क्यों मैं आप लोगों को शो कराऊंगी कि क्यों मैं तैयारी करती हूँ। बहुत गहरा संबंध है उस बात के पीछे, एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, सीधा आप लोगों को वहाँ पे लेके चलूंगी और दिखाऊंगी कि क्यों मैं यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनना चाहती हूँ। वरना कमी अभी भी नहीं है, लेकिन एक पद, एक ऐसी पोजीशन चाहिए कि उस लायक में कुछ कर सकूँ, वरना पैसे की बात तो प्राइवेट जॉब में आजकल ज़्यादा मिल जाते हैं। अब बात ये होगी और अब बात आगे करेंगे। तो अब इसके बाद आपका कौन सा स्टेप हो गया भाई, स्टेप 4 हो गए। अब आपका आता है स्टेप 5। स्टेप 5 अब यहाँ पे आप सबसे बड़ा आपको यहाँ पे घबराना बंद कर देना है। यहाँ पे आके आपको घबराहट होने लगेगी कि कितना पढ़े, क्या पढ़े, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि मेरे साथ भी यही सब हुआ था, हर किसी के साथ होता है। इतना पढ़ लेते हैं 8-8 घंटे, 7-7 घंटे कि ये लगने लगता है कि कितना और पढ़े। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है तो अपने आँख और कान खुले रखिए। अगर आप जॉब करते हो तो आप 6 घंटे आपके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है स्टडी करने के लिए। अगर आप फ्री हो तो 7, 8, 9 जितना आपको पढ़ सकते हो, लेकिन 10 से कम। मैं बोलूँगी जो लोग फेंकते हैं ना कि 12 घंटे 14 घंटे, एकदम बकवास है। 10 से कम ही रखें, 9 घंटे 8 घंटे। स्टार्टिंग में आप 6 घंटे या 5 घंटे ही रखें, काफ़ी है। मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है 2 साल का, इसलिए मैं इतना पढ़ पाती हूँ। मैं भी 9-10 घंटे मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा फिर माइंड हमारा काम करना बंद कर देता है। तो अब अपने ईयर को, जो आपका ईयर है 1 ईयर का 1.5 साल हो जाता है वैसे तो जून तक, आप मान के चले नेक्स्ट फरवरी तक, क्योंकि नेक्स्ट फरवरी में फिर जाके आपको प्रीलिम्स पे फोकस कर देना है। और ये जो आपकी सारी तैयारी चल रही है ना, ये मानिए कि प्री एंड मेंस इंटीग्रेटेड तैयारी चलती है, कोई स्पेसिफिक प्री या मेंस के लिए नहीं है। और यहाँ पे आके फिर आप आ जाएंगे जून जुलाई में, तो यहाँ पे आके आप शुरू कीजिए आंसर राइटिंग। इससे पहले आंसर राइटिंग को टच नहीं करना है, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको आंसर लिखना नहीं आएगा, नहीं आता है स्टार्टिंग में। अरे जब आपने बुक्स नहीं पढ़ी है, लक्ष्मीकांत को नहीं देखा है, कुछ रीड नहीं किया, कुछ लर्न नहीं किया, तो लिख क्या पाएंगे? क्यों परेशान हो रहे हो अभी से आंसर राइटिंग में? आंसर राइटिंग तो जाके 1.5 साल बाद 2 साल बाद स्टार्ट की थी मैंने भी, और आप लोग अभी शुरू में ही आंसर राइटिंग स्टार्ट मत करो, यहाँ पे जाके करना जून या जुलाई में। अपने मंथ को, अपने ईयर को मंथ में डिवाइड कर दो, एंड अपने मंथ को आप लोग डे में डिवाइड कर दो, और अपने दिन को आप घंटों में डिवाइड कर दो। जैसे कि 2 घंटे, घंटा में क्या पढ़ना है, लेकिन बस 2-2 विषय लेकर चले, उससे ज़्यादा नहीं। आंसर राइटिंग अभी से शुरू नहीं करनी है,
और ऑप्शनल को आप लोग केवल सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शनल की बुक्स वगैरह अभी मत मंगाना, मैं फिर आप लोगों से बोलूँगी। मैं ऑप्शनल की स्ट्रेटजी वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप लोग अभी मत मंगाना। दूसरे का देखा देखी नहीं सोच लेते हैं। पहले जब आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप लोगों को समझ आएगा कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा हो, आप उसी को फिर कोशिश करना अपना ऑप्शनल बनाने की। मैंने अपने ऑप्शनल को 7 या 8 महीने बाद जाके चूज किया था, जब मुझे लगने लगा था कि मुझे जो सोशोलॉजी, जो समाज की मैं बुक पढ़ती हूँ, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तब मैंने सोशोलॉजी को चूज किया था। पहले मैं पॉलिटी सोचती थी। जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरा पॉलिटी माइंड में था, फिर उसके बाद मेरा हिस्ट्री माइंड में आया, लेकिन उसके बाद देखिए आज मैं सोशोलॉजी लेके बैठी हूँ। अब बात आती है सीसेट की। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मैथ वगैरह में कमज़ोर है तो आप सीसेट को अपने प्रीलिम्स 6 महीने पहले स्टार्ट कर देना, जैसे कि जनवरी से या दिसंबर से। अगर आप सीसेट में ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो आप 4 महीने पहले नेक्स्ट फरवरी से स्टार्ट कर देना। एक ही दिन में पहाड़ नहीं टूटता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जर्नी को जीते हो। और यूपीएससी 1 दिन या 2 दिन की जर्नी नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं। कोई कोई बोलता है कि 6 महीने में कर लिया, 4 महीने में कर लिया, वो अपने आप को एक स्पेसिफिक दिखाने की नीति है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 4 महीने 6 महीने का काम नहीं है, आपको निरंतर पढ़ना है। 4 घंटे से कम तो पढ़ने के बारे में सोचना मत। और एक ही बुक को मल्टीपल रिवीजन करें। 10 बुक पढ़ने की बजाय आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। सबसे पहली बात, मल्टीपल रिवीजन करें। देखो, लिख रही हूँ मैं जिससे आप लोगों को पता रहे। मल्टीपल रिवीजन करें। ओल्ड बुक जो आपकी, जिसको आप पढ़ चुके हो, जिसमें आपने अंडरलाइन किया हो, और शुरू में ही अंडरलाइन एंड हाईलाइट करने मत बैठना। स्टार्टिंग में आपको पेन टच नहीं करना है, अपनी बुक पे कुछ मार्क नहीं करना है, केवल आपको उसको रीड करना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना है, उसको एनालाइज करना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए, अभी मैं आप लोगों को एक सेकेंड, अभी थोड़ा सा आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी। मान लीजिए, आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि हमारे देश में अंग्रेज कैसे आए थे। तो आप लोगों को उसको एनालाइज करना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में, जैसे मान लिया कि अंग्रेजों ने हमारे देश में ट्रेन चलाई थी, तो कुछ लोग जिनका दिमाग काम नहीं करता, वो लोग मानेंगे कि अंग्रेजों ने अच्छा किया था हमारे देश के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने लिए चलाई थी। तो वो एक एनालाइज करो आप चीज़ों को कि किसने क्यों क्या, क्यों, कब, कैसे, इन चीज़ों को अपनी स्टडी में जोड़ना शुरू कीजिए। एक करंट अफेयर पे फोकस रहे और मोटिवेट रहे। सबसे बड़ी बात, डिमोटिवेट कभी मत होना। बीच में बहुत टाइम आएगा जब लगेगा कि नहीं हो रहा है। अरे, आप लोगों को मैं अब लग रही हूँ, मेरे साथ बीच में ऐसा टाइम हुआ है कि मैं रातों को उठ के रोई हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था, ऐसा कोई 8-9 महीने या 1 साल का, और नहीं पढ़ पाते थे अगर किसी दिन, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा ही 10-10 घंटे पढ़ रहे हो। तो किसी दिन मैं नहीं पढ़ पाई तो मैं बहुत रोई हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड, वहीं पे मैं बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। वरना ऐसा नहीं है कि वो बर्तन साफ करते हैं, बिल्कुल नहीं, या फिर वो रोटी बनाते हैं, कभी नहीं। लेकिन ये सपोर्ट है कि वो मुझे हर पल समझाते रहे कि ऐसा नहीं है, तुम कर सकती हो, अभी बहुत टाइम है। और मैंने अपने मन को समझाया कि कोई बात नहीं, काफ़ी एज है, फिर देखते हैं। और फिर भी मैं इंटरव्यू तक गई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं माइंड में ये रहा कि थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो शायद क्लियर हो गया होता। लेकिन वही है कि बच्चे की वजह से, तो आप अपना आपका लंबा अपना एक्सपीरियंस रख के मान के चलिए कि 2 साल आपको डेडिकेटेड करने हैं अपनी स्टडी में, तब जाके मानिए। आप ये मत समझिए कि 4 महीनों में आप यूपीएससी क्रैक कर दोगे, कभी नहीं बोलूँगी मैं ये बात। मान लीजिए आपने प्रीलिम्स कर भी लिया, तो आप क्या उखाड़ लेंगे? मेंस नहीं होगा, और मेंस ही कर लोगे तो इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू भी कर लोगे तो रैंक नहीं आएगी। मेरे साथ यही है। 7 महीने की तैयारी के बाद मैंने प्रीलिम्स दिया था। जब मेरा प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद मैंने जो बीच के हमारा 2.5-3 महीने आते हैं, और उसमें उस टाइम पे कोविड हो गया था, तो उस टाइम पे टाइम काफ़ी मिल गया था। हमारा मेंस जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा आगे खिसक गया था, उसकी वजह से फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, लेकिन टोटल मार्क्स तो कम हो गए ना, तो फायदा क्या हुआ? अब मुझसे बच्चे पूछते हैं, दीदी आपके मार्क्स कितने थे, क्या फायदा है उसका? आप लोगों को बहुत बड़ी बात लग रही है, मुझे नहीं लगती है। मुझे तब बड़ी बात लगेगी अगर मेरा टॉप 100 में रैंक आता है। मुझे अगर मेरा 700वां रैंक आता है तब भी बड़ी बात नहीं लगेगी, मैं तब भी यूपीएससी ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ। मुझे अगर टॉप 100 में आती है हिंदी मीडियम से, तब मैं बड़ी बात मानूंगी। जो लोग मेरी मार्कशीट वगैरह के बारे में पूछते हैं, मुझे वो लूजर लगते हैं, क्योंकि अगर उनको मैं फेक लगती हूँ तो मेरा अनसब्सक्राइब कर दो। किसने बोला है आपको?
सब्सक्राइब करने के लिए? नहीं ना। आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं किसी भी वीडियो में आपको नहीं बोलती हूँ ज़बरदस्ती की सब्सक्राइब करो। तो आप लोग बिलीव रखें, अगर किसी को फेक लगता है तो वो अनसब्सक्राइब करके जा सकता है। और मैं अपने फेलियर को कभी अपने पास नहीं रखना चाहती, मैं हमेशा मोटिवेट रहना चाहती हूँ। और मोटिवेशन हमें तभी मिलता है अगर हमें लगे कि हमने कुछ अचीव किया है। और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में फेल हो जाना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ लेना है कि लोग आपकी टांग भी खींचेंगे, लोग आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, निगेटिव लोग भी आएंगे आपकी लाइफ में। और जब भी निगेटिव लोग आए तो सोच लीजिए कि आप आगे बढ़ रही है, तभी निगेटिव लोग आते हैं। 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। पहली, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। डेली पढ़े, चाहे कम पढ़े, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, लेकिन डेली पढ़े। 2 दिन में अगर आप 15 घंटे पढ़ लोगे और फिर उसके बाद 4 दिन आप नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सुनने और सीखने की एक आदत बना ले। और सबसे बड़ा क्या, पेशेंस, धैर्य बना के रखे। मैंने देखा है कि बच्चों में पेशेंस की बहुत कमी है। कुछ बच्चे इतने डिमोटिवेट रहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया, हमारा ये नहीं दिया। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई एक इंसान एक ही दिन में सारी वीडियोस बना सकता है? नहीं ना। आज जैसे मैंने 2023 के बारे में बना दी, मैं 2024 पे भी बनाऊंगी, मैं NCERT पे बनाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखें और अच्छे से। अब देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया, सिखा दिया। अब आप लोग एक बार, मैं इनको या तो मैं पोस्ट में डाल दूंगी या आप लोगों को मैं एक बार दिखा देती हूँ। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद अपना इनको अंडरस्टैंड करके अच्छे से बार बार देखोगे वीडियो को तो समझ आ जाएगा। और जिसको अब भी नहीं आएगा उसको फिर मैं नहीं बता सकती कि उसको कैसे समझ में आएगा, आई डोंट नो, क्योंकि ऐसे तो झमेला हो जाएगा। इतना काफ़ी है, अभी आप लोग ये शुरू करें, फिर धीरे धीरे हम दोबारा बनाएंगे, लेकिन 2 सब्जेक्ट लेके चले। एंड अभी मुझे अपना कल का टारगेट बनाना है, उसके बाद मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी कल वाला टारगेट। आप लोग भी मेरे साथ कंप्लीट कीजिएगा। एंड अभी चलिए, अभी मैं आप लोगों को इसको पोस्ट कर देती हूँ, वीडियो को आप लोगों को शो करा के। अभी एक बार मैं इनका पूरा प्रॉपर आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपनी डायरी और पेन लेके सेम ऐसे ही समझ के इनको बना लीजिए। एंड नाउ बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो। एंड नाउ बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुद पे विश्वास रखिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। बाय।